दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के रुद्रनॉमिक्स संपादकीय में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो हम दो लीड एडिटोरियल्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक तो बजट एंड फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर। दूसरा आर्टिकल जो है वो अगेन यूएस ट्रेड डील के ऊपर बात करता है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है उसके तहत कैसे जो है हमने यहाँ पे एक लेवरेज हासिल की है, इसके बारे में बात करता है। कल का जो एडिटोरियल था द हिंदू की तरफ से वो भी यूएस ट्रेड डील के ऊपर था। आज जो है एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑथर जो है उन्होंने जो है ये एडिटोरियल जो है वो ऑथर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार आप कंसिडर कर लीजिए कि आप सिद्धोद्रोमिक्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और अच्छा ऐसा कंटेंट जो है आपके लिए लेके आ सकें, एंड दैट गिव्स अस रियली गुड अमाउंट ऑफ मोटिवेशन। ऑल राइट, सो फर्स्ट जो संपादकीय में आज पहला संपादकीय है हमारा, दैट इज बजट एंड इम्पेरेटिव ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। तो दो ऑथर्स हैं, पहले इन्हीं के बारे में देख लेते हैं। पहले ऑथर हैं रंगाराजन साहब, जो कि चेयरमैन है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, फॉर्मर गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, और प्राइम मिनिस्टर जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होते हैं उसके चेयरमैन जो हैं, उसके भी अध्यक्ष जो हैं, फॉर्मर चेयरमैन जो हैं वो भी ये रह चुके हैं। साथ ही साथ आपको जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये जो है राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा से, वो भी ये रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरे ऑथर जो हैं वो हैं हमारे आज के डी के श्रीवास्तव साहब। एडवाइजरी काउंसिल जो थी 16th और 15th दोनों ही, यानी जो वित्तीय कमीशन फाइनेंस कमीशन 15वां था और जो 16वां फाइनेंस कमीशन था, दोनों ही के लिए जो एडवाइजरी काउंसिल थी उसके ये मेंबर थे। इसके साथ साथ ये भी ऑनररी प्रोफेसर हैं मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो ये दो ऑथर्स ने कंट्रीब्यूट किया है आज का आर्टिकल। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑथर ओपनिंग कैसे करते हैं कि बजट पिन पॉइंट करता है क्रिटिकल एरियाज को जहां सरकार जो है उसको चाहिए फोकस करने के लिए सस्टेन ग्रोथ जो है, लेकिन उसके लिए कहते हैं कि क्या उसके लिए आवश्यक होगा, नीड्स मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टेबिलिटी। मॉनेटरी यानी कि थोड़ा आप कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसकी तरफ से, और फिस्कल पॉलिसी यानी कि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बजट वाला जो पूरा एंगल है, इन दोनों की तरफ से जो है स्टेबिलिटी चाहिए। चलिए फिर ऑथर्स ओपनिंग कहां से करते हैं, कहते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का बजट का जो 2027 26 26 27 का बजट पेश किया उसका स्पीच था, उसका काफी हद तक जो पार्ट रहा उसने डील किया एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स के साथ, जो हम लॉन्च कर रहे हैं इनेबल करने के लिए भारत को विकसित भारत बनने के लिए बाय 2047, जो हमारा इंडिया एट 100 भारत का जो 100वां स्वतंत्रता का साल होगा। फिर एम्फेसिस अलग अलग सेक्टर्स पे है, खासकर एडवांस्ड टेक सेक्टर्स के ऊपर, जैसे एआई हो गया, बायो फार्मा हो गया, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो है, ये अमंग अदर्स इज वेल टेकन। फिर ऑथर कहते हैं कि कंसर्न जो है, हालांकि विद दीज एक्सपेंडिचर प्रोग्राम जो है इज कि आपने ये अनाउंस या फॉर्मुलेट करे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑथर कहते हैं यहाँ पे दोनों कि इसमें आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसमें आप आगे एग्जीक्यूशन में कैसे कितना बेहतर तरीके से उसको उतार पाएंगे, वो जो है एक कंसर्न या एक देखने वाली बात होगी कि हाउ वेल दे आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, एंड साथ साथ एट द पेस एट विच दे विल इनेबल द गोल ऑफ विकसित भारत टू बी अचीव्ड, कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितनी बेहतर रहेगी, कितनी बेटर रहेगी, एंड उसी इम्प्लीमेंटेशन के चलते कितनी तेजी से, यानी किस स्पीड पे जो है हम अचीव कर पाएंगे इनके सक्सेसेस कंसिक्वेंट टू अचीविंग विकसित भारत एट 2047। फिर ये कहते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फिजिकल स्पेस फॉर दीज चेंजिंग प्रायोरिटीज, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर आप ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है पैसा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऑथर्स कहते हैं कि इसके लिए सरकार ने जो है एक रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो सक्सेसफुली जो है अंडरटेक करनी शुरू की हुई है, हैज बीन सक्सेसफुली अंडरटेकिंग अ रीस्ट्रक्चरिंग पर्टिकुलरली ऑफ इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, बजट में जब हम बात करते हैं, जस्ट एक ब्रीफ बता दूं आपको, जब हम खर्चे की बात करते हैं तो एक हम बोलते हैं कैपेक्स, जिसमें सरकार वो वाला खर्चा करती है जहां पे कोई एसेट्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं या उसकी कोई लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं, जैसे किसी पुराने लोन को चुकता कर दिया, किसी पुराने लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को चुकता कर दिया, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश किया, सड़कें बनाई, रेल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए, जो एसेट्स के तौर पे खड़े किए। दूसरा हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हालांकि जो है बहुत ज्यादा ऐसे आपको ग्रोथ के अवेन्यूज या इन्वेस्टमेंट की तरह जैसे कैपेक्स देता है रिटर्न्स, वैसे नहीं देता, लेकिन ये भी जरूरी होता है। क्यों? कि सरकार का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रोजमर्रा के उसके एक्सपेंसेस हैं, जो उसका ऐसे कह लो कि जो उसका वर्कफोर्स है ना सरकार का, जो पूरा सरकारी तंत्र है,
उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी अपकीप के लिए, उसको मेंटेन करके रखने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं इसको ना, हम मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। कि जैसे सरकार अपनी पूरी जो है वर्क फोर्स को जो सैलरीज दे रही है, पेंशन दे रही है ना, वो सारा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत। तो अच्छा, सब्सिडीज वगैरह वो भी इसमें आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि एक अगर हम डेकेड के अंदर देखते हैं, फॉर मोर देन अ डेकेड जो शेयर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टू टोटल एक्सपेंडिचर, दैट हैज बीन गोइंग डाउन। मतलब सरकार जो है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है वो बढ़ा रही है। इसके लिए ऑथर ना आगे डेटा भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो ये डेटा क्या दिया इन्होंने कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर के परसेंटेज के हिसाब से देखें कि टोटल अगर मान लो खर्चा किया 100 रुपए, तो जहां उसमें से पहले 88 रुपए जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता था, घट के हो गया 77%, यानी कि 11 परसेंटेज पॉइंट्स का जो है वो फॉल देखने को मिला है 2014-15 से 2026-27 के बजट एस्टिमेट के अंदर, जो कि एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट गिरावट है। फिर इसी के साथ साथ विद इन दिस, मतलब इसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो सरकार ने कम किया है, विद इन दिस ऑथर्स कहते हैं कि देयर इज फॉल इन सेंट्रल सब्सिडीज एट 7 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर के 7% जो है टोटल सेंट्रल सब्सिडीज जो केंद्र की तरफ से सब्सिडी दी थी उसमें भी गिरावट है ना। करस्पॉन्डिंगली ऑथर्स कहते हैं कि शेयर ऑफ कैपेक्स हैज इंक्रीज, कि टोटल जो खर्चा होता है सरकार का उसमें जो कैपेक्स का हिस्सा है वो बढ़ाया है सरकार ने, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपको जो है बेटर करता है। तो फिर ऑथर एक हेडिंग देते हैं, सेंटर्स एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहते हैं कि इसी एक्सपेंडिचर ने जो है इट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर भैया, इन सपोर्टिंग जीडीपी ग्रोथ। देखो सीधी सीधी बात है, अगर आप ऐसे कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत एसेट्स क्रिएट करोगे, रोड क्रिएट करोगे, पोर्ट्स बनाओगे, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करोगे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, तो देखो इसको ना ऐसे समझो, अगर आपने कभी इस बारे में नहीं पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का बेसिक भी नहीं पता आपको, तो अब ऐसे समझो कि जो जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, ये बेहतर होती हैं चीजें, तो उससे जो व्यवसाय है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, है ना, उनके लिए ये सारे इनेबलिंग फैक्टर्स बनते हैं ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। कि अगर मान लो मेरी ये फैक्ट्री है, तो मुझे वहाँ रॉ मटेरियल भी लेके आना है, मुझे फिनिश गुड्स लेके आने हैं वहां से, तो मुझे चाहिए कि ठीक सड़कें हों, कनेक्टिविटी अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो 24/7 आती हो, अनइंटरप्टेड आती हो। तो ये सारी चीजें जो है वो ग्रोथ में सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसके चलते ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने सपोर्ट किया है जीडीपी ग्रोथ को। तो ये कहते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी पर्टिकुलरली कोविड के बाद से इट हैज बीन एट अ हाई लेवल, मतलब क्या, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाया है सरकार ने। फिर ये कहते हैं हाउएवर इन इट्स एनुअल ग्रोथ रेट हैज फॉलन ओवर टाइम, कि हर साल जितनी तेजी से या जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें गिरावट देखने को मिलती है। 23-24 में पीक ग्रोथ थी, 28% बढ़ाया था सरकार ने। इसके मतलब ये 23-24 का मतलब क्या हुआ, 2022-2023 के मुकाबले इन्होंने बात करी है कि 22-23 के मुकाबले 23-24 में 28% बढ़ा था, फिर उससे अगले साल 24-25 में 10% बढ़ा, 10.8, और 25-26 रिवाइज एस्टीमेट में 4.2% बढ़ा। मतलब ऑथर कह रहे हैं कि बढ़ा तो है बट ग्रेजुअली ना, जितनी तेजी से बढ़ रहा हो उसमें थोड़ी फॉल देखने को मिली है। फिर कहते हैं कि कैपेक्स का जो जो अब बजटेड है, इट इज टू इंक्रीज नाउ टू 11.5%, जो अभी ये 26-27 वाला बजट पेश किया गया है, विच इज ओनली मार्जिनली हाइयर देन अज्यूम्ड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10%। कि इससे जो है, क्योंकि इसमें जो है इन्फ्लेशन का फिगर भी होता है, नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ही ज्यादा है, बहुत कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। एंड विल रिमेन स्टैटिक, विल ऑलमोस्ट रिमेन स्टैटिक एट 3.1% ऑफ जीडीपी इन 25-26 रिवाइज एस्टिमेट एंड 26-27 बजट एस्टिमेट। तो ये बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड्स हैं कि ठीक है, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपसे कोई पूछे कि बढ़ा है, हाँ जी बढ़ा है, लेकिन उसके बढ़ने का जो ग्रोथ का रेट था वो क्या बढ़ा है, नहीं, वो कम हुआ है, हाँ वो कम हुआ है, ठीक है। चलो फिर ऑथर हमें फर्दर आगे लेके जाते हैं इसी एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज एंड रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स के, कैसे एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करने की बात कर रही है सरकार और कहां से वो रेवेन्यू कमाने की बात कर रही है। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेवेन्यू रिसीट है, अच्छा रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है, देखो ये अगर बजट का बेसिक्स नहीं पता तो बता देता हूँ फटाफट। देखो जो रिसीट होती है, मतलब जो पैसा सरकार के पास आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये वो वाला पैसा जो सरकार के पास आ रहा है, तो इसमें हम एक बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट, वैसे ही एक होती है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब कोई अगर सरकार ने मान लो लोन ले लिया, ठीक है, या आपने किसी एसेट को बेच दिया, सेल कर दिया,
जैसे सरकार ने एयर इंडिया को बेचा था, ठीक है, तो वो सरकार के लिए एसेट की तरह काम करती थी, सरकार को कमा के देती थी। सरकार ने इसको बेच दिया, चलो पैसा तो आ गया, लेकिन क्या हुआ उससे, सरकार का ये एक एसेट जो है वो कम हो गया, तो उसको हम बोलते हैं ये पैसा किस में आया, कैपिटल रिसीट में। वैसे रेवेन्यू रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट का मतलब जो पैसा सरकार लोन वगैरह नहीं, कोई ऐसा कोई भी ऐसा पैसा नहीं है ये जिसके चलते कोई लायबिलिटी, कोई देनदारी खड़ी हो जाए। तो रेवेन्यू रिसीट में क्या डालते हैं, रेवेन्यू रिसीट में हम डालते हैं कोई भी ऐसा पैसा जो टैक्स से आया है, जैसे मान लो इनकम टैक्स से, या ऐसे समझ लो जीएसटी से, ठीक है, या सरकार की जो कंपनियां हैं वो सरकार को प्रॉफिट कमा के दे रही हैं, ठीक है, वो सारा पैसा आता है रेवेन्यू रिसीट में। मतलब ये समझ लो कि रेवेन्यू रिसीट जो है ना, वो प्योरली ऐसे मान के चलते हैं कि वो सरकार की इनकम है, वो सरकार की आमदनी है, और इसके चलते सरकार के ऊपर कोई भी जो है देनदारी खड़ी नहीं होती, सरकार ने ये पैसा किसी को देना नहीं है, ठीक है। देना नहीं मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी खर्च करें, जैसे आप अगर मान लो लाख रुपए महीने का इनकम आप कमाते हो, तो वो आपके सिर पे लोन नहीं है, आपने किसी को ऐसे देना नहीं है, आप जहां मर्जी उसको खर्च करो, वो आपकी खुद का आपका स्वतंत्र फैसला है, ठीक है। पर फिर ऑथर क्या कहते हैं कि देखो, अब जो सरकार ने 2026-27 के लिए कहा है पैसा आएगा रेवेन्यू रिसीट में, ऑथर कहते हैं वो थोड़ा कॉशियसली बताया है, मतलब थोड़ा कम करके, और कहा है कि लाइकली टू बी अचीव्ड, कि हाँ ये इतना पैसा सरकार जो है इकट्ठा कर पाएगी। लेकिन फिर ये हाईलाइट करते हैं, कहते हैं कि देखियो देखो देखो इसमें ना लेकिन एक कंसर्न है। क्या कंसर्न है, कि जो बॉयंसी है सेंटर के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज की, वो गिर गई है एट 0.8। अच्छा, तो फिर तो पहली बात आएगी कि भैया ये बॉयंसी ऑफ टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। देखो इसको यहां समझाता हूँ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में, कि जब हम बात कर रहे हैं ये टैक्स बॉयंसी की, तो टैक्स बॉयंसी का मतलब ये होता है कि एक तरफ हम बोलते हैं कि कितना जो है वो परसेंटेज चेंज देखने को मिल रहा है इन टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ, कि इतना आपका जीडीपी बढ़ा, उसके चलते आपके टैक्स की कलेक्शन कितनी बढ़ी, टैक्स का जो आपका रेवेन्यू है उसमें कितना इजाफा देखने को मिला। मतलब अगर मान लो 1% मेरा जीडीपी बढ़ता है, ठीक है, कि मान लो मेरा जो हमारी जो कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 1% बढ़ता है, तो इसके सामने जो सरकार को टैक्स में पैसा आया, टैक्स की रेवेन्यू आई, वो जो है कितना बढ़ा, ठीक है। तो टैक्स बॉयंसी क्या है, रेशो ऑफ चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन रिलेशन टू चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। वही जो हमने अभी फॉर्मूला आगे दिखा भी देता हूँ, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, तो क्या दिखा रहा है ये कि कितना रिस्पॉन्सिव है हमारा टैक्स इन ग्रोथ इन दी इकोनॉमी, कि जीडीपी बढ़ने का या घटने का मतलब क्या होता है, भाई इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। अब हम अगर कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर जो है ग्रोथ बढ़ रही है। ग्रोथ बढ़ने के साथ टैक्स कलेक्शन सरकार का जो है कैसे इफेक्ट हो रहा है, क्या वो भी इंक्रीज कर रहा है, गेटिंग दैट पॉइंट। वो चीज जो है कौन दिखाता है, टैक्स बॉयंसी, ठीक है। बॉयंसी का मतलब कि अगर मान लो 1% जीडीपी बढ़ी और टैक्स जो सरकार इकट्ठा कर पाई वो 1% से ज्यादा बढ़ा, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये बॉयंसी अच्छी दिखा रहा है, ये टैक्स जो है बॉयंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मान के चलो कि टैक्सेशन पॉलिसी विद अ टैक्स बॉयंसी ओवर 1, कि अगर टैक्स बॉयंसी जो है 1 से ज्यादा है, तो वो सरकार को ज्यादा टैक्स जो है इकट्ठा करके प्रोवाइड करेगी फॉलोइंग अ पॉजिटिव चेंज इन जीडीपी, कि अगर जीडीपी बढ़ी 1% से, तो टैक्स जो इकट्ठा होगा वो 1% से ज्यादा इकट्ठा हुआ सरकार के पास, मतलब जीडीपी बढ़ने का सरकार को भी फायदा पहुंचा, सरकार के पास जो है टैक्स कलेक्शन में पैसा ज्यादा आया। अगर ये टैक्स बॉयंसी कम है तो फिर जो है दिक्कत की बात है कि सरकार के पास टैक्स कलेक्शन अच्छा नहीं हुआ, पुअर टैक्स कलेक्शन जो है सरकार के पास हुआ, ठीक है। कि जीडीपी तो बढ़ा, जीडीपी में ग्रोथ तो हुई, जीडीपी इंक्रीज हुआ, लेकिन इस जीडीपी इंक्रीज होने के बावजूद सरकार के पास जो टैक्स का रेवेन्यू आया वो कम आया, ठीक है। तो हम बोलते हैं व्हेन अ टैक्स इज बॉयंट इट्स रेवेन्यू इंक्रीजेज विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, कि देखो टैक्स रेट जो था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट सपोज जीएसटी की बात करते हैं कि वो 5% का 5% ही रहा, उसको सरकार ने 5% से बढ़ा के ऐसे 12% नहीं किया, लेकिन जीडीपी बढ़ा और उसके चलते जो है सरकार को ये पैसा जो है वो भी बढ़ के कलेक्ट करने को मिला, ठीक है, विदाउट अ चेंज इन टैक्स रेट
टैक्स रेवेन्यू सरकार के पास ज्यादा है। ठीक है, चलो तो इसका फॉर्मूला जो मैं आपको कह रहा था वो देखो, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि टैक्स बॉयंसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, ये ऊपर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, है ना, और ये हो गया डिवाइड बाय जहां पे हम कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। ठीक है, तो ये है टैक्स बॉयंसी का फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी के अंदर, बट स्टिल आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। चलिए फर्दर हम क्या बोल रहे हैं, 3 केस निकल के आएंगे। टैक्स बॉयंसी अगर मान लो मोर देन 1 है, तो मतलब टैक्स रेवेन्यू जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू जीडीपी के। अगर जीडीपी मान लो 1% से बढ़ी, तो ये टैक्स रेवेन्यू जो है वो 1 से ज्यादा परसेंट से बढ़ा, तभी ये रेशो जो है ग्रेटर देन 1 आया, है ना। अगर वो 1 के बराबर है तो ठीक है, प्रोपोर्शनेटली है, लेकिन अगर वो लेस देन 1 है, मतलब ये टैक्स बॉयंसी यहाँ पे रेशो जो है वो लेट्स सपोज ऐसे है 0.8 है, 1 से कम है। इसका मतलब हुआ कि न्यूमरेटर के मुकाबले डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, कि जीडीपी तो बढ़ा लेकिन न्यूमरेटर टैक्स रेवेन्यू जो है सरकार को उतना नहीं मिला। तो टैक्स रेवेन्यू हम उस केस में बोलते हैं क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लैग करने का मतलब क्या हुआ, सरकार के पास टैक्स का जो पैसा आ रहा है बतौर रेवेन्यू वो कम आ रहा है, इट इज नाउ गेटिंग लेस मनी। ठीक है, तो वीक टैक्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला एक्स्ट्रा शॉर्ट टैक्स बॉयंसी। ठीक है, ये नोट कर लेना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए ये फॉर्मूला और ये सारा कि ग्रेटर देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो या लेस देन 1 हो। तो और मेंस के लिए जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो कि किस प्रकार से टैक्स की बॉयंसी जो है सरकार की यहाँ पे एक कंसर्न दिखाई पड़ रही है। चलो एक मिनट रुको, ये तो चला गया आगे, हमने जाना था, हाँ ये हमने, ठीक है ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, हाँ यहाँ पे थे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, कंसर्न, ये इस पॉइंट पे थे हम, यहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं कि कंसर्न क्या है, बॉयंसी ऑफ सेंटर का टैक्स रेवेन्यू जो कि कम हुआ है 0.8 पे चला गया। तो मतलब क्या हुआ, दिस इज नाउ लेस देन 1, 1 से गिर के नीचे चला गया। मतलब जीडीपी तो ग्रो करा लेकिन टैक्स का रेवेन्यू उतना ग्रो नहीं करा। ठीक है, और ये ऑथर कहते हैं वेल बिलो द बेंचमार्क ऑफ 1, कि कम से कम 1 तो हो, 1 से ऊपर ना हो। तो फिर ये कहते हैं कि इसका अगर ब्रेक डाउन करके देखें तो इसमें डायरेक्ट टैक्स जो है वो 1.1 पे है, उसका टैक्स बॉयंसी के डायरेक्ट टैक्स तो ठीक कलेक्ट करके मिला, और डायरेक्ट टैक्स का ओवरऑल शेयर है 61.2%। ठीक है, जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, जैसे आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, राइट। दूसरी तरफ कहते हैं कि बॉयंसी जो है हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स की वो तो बहुत कम है, 0.3। ठीक है, और इसका शेयर है तकरीबन 39%, 38.8% इन सेंट्रल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के। टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में जो डायरेक्ट टैक्स है उसका शेयर है कितना, 61.2%, और आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर जो है वो है ऑलमोस्ट 39%। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो है अगर जीडीपी के कमेंसरेट हम देखते हैं तो टैक्स का पैसा रेवेन्यू सरकार के पास ज्यादा नहीं आ रहा, तो वो जो है एक कंसर्न की बात है। ठीक है, आई होप इतनी बात जो है यहाँ तक जो है समझ में आ रही है। चलो चलते हैं आगे। फिर ये कहते हैं देखो अब इसमें रीजन क्या है भाई, मेन रीजन फॉर लोअर ओवरऑल बॉयंसी, ये लिंक होता है जीएसटी की कलेक्शंस के साथ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि these are not expected to keep pace with GDP growth rate as per the budget estimates in 2026-27। देखो अब इसमें जो है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाने से पहले एक बात समझो कि अभी सरकार ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स किए थे, जिसमें सरकार ने क्या किया, 5%, 12%, 18% और 28%, पहले ये 4 स्लैब्स होती थी। इसमें से सरकार ने सिर्फ 5% वाली रखी और 18% वाली रखी, 12% वाली को बाहर कर दिया, 28% वाली को बाहर कर दिया, और बहुत सारे आइटम्स जो 28 में थे वो आ गए 18 के अंदर, और जो 18 या 12 में थे वो आ गए 5 के अंदर, और कई सारे तो इनफैक्ट 12 वाले या 5 वाले जो हैं वो चले गए बिल्कुल एग्जेम्प्ट, बिल्कुल 0%। तो देखो अगर इतना जो है रेट्स जो है रैशनलाइज किए हैं, एग्जेम्पशंस दी गई हैं यहाँ पे,
तो उससे डेफिनेटली जीएसटी में ओवरऑल कलेक्शन जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स करते समय भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया था कि अभी इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है समय बताएगा कि कैसा कितना हमें रेवेन्यू का शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक रीजन है इसके अंदर जहां पे टैक्स बॉयंसी जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो ये ऑथर्स जीएसटी के ऊपर बात कर रहे हैं, ये उसका एक रीजन हो सकता है। ठीक है, चलो तो अब देखो ये इसका क्या मतलब हुआ कि इन व्यू ऑफ द हाई प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, के एक तरफ सरकार अपने एक्सपेंडिचर जो है वो कैपेक्स वगैरह बढ़ा रही है, चाहे हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की बात करें या वेलफेयर एक्सपेंडिचर की बात करें। गवर्नमेंट को एक जो है ना दोबारा एक इस चीज पे देखना पड़ेगा कि कैसे जो है इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर को और अपनी टैक्स बॉयंसी को जो है वो एक तक वापस लेके आएंगे। ठीक है, जो अभी कहाँ गिर के चली गई है, जो गिर के चली गई है एट 0.8। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये तो हमने एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में देखा था, इसको प्लीज इसके नोट्स बना लेना यार। ये सेशंस देखो बहुत मेहनत रिक्वायर करते हैं हमारी एंड से, तो प्लीज मेक श्योर आप इसके नोट्स बना लो। चलो ओके फाइन, ये देख लिया हमने, लेट्स मूव अहेड फर्दर। देखो ऑथर्स कहते हैं, अब आते हैं ये 16वें फाइनेंस कमीशन के ऊपर, दे जंप टू द 16th फाइनेंस कमीशन और थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके देते हैं 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से कि कैसे पैसा जो है वो एलोकेट किया गया। तो 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हुए क्या कहते हैं कि 16वें फाइनेंस कमीशन ने जो सेंटर से पैसा स्टेट्स को मिलता है, डिविजिबल जो पूल ऑफ टैक्सेस है उसको रखा है, कोई चेंज नहीं किया, उसको बरकरार बरकरार रखा है 41% पे, जो 15वें फाइनेंस कमीशन ने कहा था। ठीक है, सो देयरफॉर ये कहते हैं कि जो असाइनमेंट ऑफ टैक्सेस है स्टेट्स को वो बराबर है, सेम है एट 3.9% ऑफ जीडीपी इन 25-26 रिवाइज एस्टिमेट एंड 26-27 बजट एस्टिमेट्स। लेकिन ये कहते हैं कि जहां पे 15वें एफसी से 16वें एफसी ने फर्क जो है किया है वो है कि 16वां जो वित्तीय आयोग है, 16वां जो फाइनेंस कमीशन है, उसने कोई भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट या सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट या स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट जो है उसके बारे में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है सेंटर को कि भारत सरकार की तरफ से राज्यों को किसी भी प्रकार की कोई रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 16वें फाइनेंस कमीशन ने भारत सरकार को उसकी सिफारिश नहीं की है, तो वो नहीं दी जाएगी। मतलब ओवरऑल ट्रांसफर जो है 15th फाइनेंस कमीशन के मुकाबले यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑथर्स कहते हैं फॉल कर रहा है। सो टोटल एफसी ग्रांट्स टू स्टेट्स हैव फॉलन, कहाँ पे 2025-26, 26-23 दोनों के आंकड़ों में 0.10% का फॉल है, 0.43 से 0.33। ठीक है, और आयरॉनिकली मतलब आयरॉनिकली क्या इसमें इंटरेस्टिंगली जो ये 2025-26 था, 2025-26 जो है 15वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जहां तक लागू होनी थी उसका आखिरी साल था, है ना। आई होप इतनी बात आप जानते हैं कि जो ये फाइनेंस कमीशन है दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स एंड फिर ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, है ना, और ये यूजुअली जो है 5 साल के टर्म के लिए लागू की जाती हैं। तो अब ये 2026-23 जो है ये पहला साल है 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जहां से लागू होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, चलो फिर फर्दर ऑथर्स क्या करते हैं, ये बात करते हैं कि स्लो डाउन इन द पेस ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, कि किस तरीके से सरकार जो है वो अपने कर्जे वर्जे जो है और उसके साथ कर्जे के साथ जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है कैसे जो है उसको कम कर रही है, कैसे अपने फिस्कल हेल्थ को और बेटर कर रही है। पर ये यहाँ कहते हैं कि उसके अंदर ना स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। जैसे ये कह रहे हैं कि जितनी तेजी से जिस स्पीड पे रिड्यूस किया सरकार ने फिस्कल डेफिसिट, उसमें ना एनुअल अगर हम देखें रिडक्शन रेशो तो वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ये देखो एग्जांपल दे के डेटा कोड करते हैं, कहते हैं कि 24-25 में 0.7% जो है वो फॉल किया, फिस्कल डेफिसिट कम किया सरकार ने, अच्छी बात है। लेकिन 25-26 में उसका स्पीड कम हो गया, 0.7 की जगह सिर्फ 0.4% कम किया, और 26-27 के जो बजट एस्टिमेट्स हैं वो तो सिर्फ 0.1% जो है वही कम कर रहे हैं। ठीक है, एक ये बात देते हैं, मतलब देखो डेटा एज सच ना सिर्फ डेटा नहीं देखा जा सकता, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो ये वाला जो टाइम पीरियड चल रहा है
इसमें दुनिया में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, आप ट्रेड के ऊपर देख रहे हो, टैरिफ्स लग रहे हैं, बहुत सारे और अनसर्टनिटीज हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो वहां पे सरकार खर्चा अपना मैनेज करती है ना। चलो फिर ऑथर्स फर्दर क्या कहते हैं कि देयर इज चेंज इन द टारगेटिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, टारगेटिंग स्ट्रेटजी मतलब कि सरकार अपना ओवरऑल जो फिस्कल कंसोलिडेशन है उसके लिए पहले क्या देखती थी, फिस्कल डेफिसिट, जिसको बदल के इस साल से इस बजट से कर दिया कि अब फिस्कल डेफिसिट की जगह ओवरऑल देखेंगे डेट टू जीडीपी रेशो। डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब क्या हुआ कि सरकार ने कितना कर्जा उठा रखा है एज रेशो ऑफ इट्स ओवरऑल जीडीपी। कि जीडीपी यहाँ पे एक तरीके से कह लो कि एक प्रॉक्सी जो है लेके चल रहे हैं किसका, इनकम का। प्रॉक्सी मतलब कि इनकम एक तरीके से हम देख रहे हैं जीडीपी से, और हम देख रहे हैं कि इनकम के मुकाबले हमने कितना कर्जा उठा रखा है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ऑल्सो दिस डज नॉट गिव मच कॉन्फिडेंस। अब मुझे इस बात में बस अपनी तरफ से एक पॉइंट यहाँ ऐड करना है छोटा सा, कि देखो नंदलाल किशोर सिंह साहब जो थे, एनके सिंह साहब थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी एफआरबीएम रिव्यू कमेटी की, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट जो आया था, ठीक है, उसको रिव्यू किया था। तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था, 2017 की बात है ये, 2017 में आई थी ये कमेटी। ठीक है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि सरकार जो है फिस्कल डेफिसिट केवल टारगेट ना करे, फिस्कल डेफिसिट की जगह एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जो इंडिकेटर है कि ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशो, उसको टारगेट करे। और वही सरकार ने अब फाइनली जाके कह लो 2026-23 के बजट में जो है इस शिफ्ट को जो है वो एक्चुअलाइज कर दिया है। ठीक है, चलो खैर, फिर आगे क्या कहते हैं ऑथर्स के, इंस्टेड हम डिमांड करते हैं, हम सलाह देते हैं कि ना एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे सरकार, और 5 साल, अगले 5 साल का एक ग्लाइड पाथ दे। ग्लाइड पाथ का मतलब क्या होता है कि कैसे जो है आप अपने ये इन रेशोज को नीचे लेके जाओगे, किस किस को, फिस्कल डेफिसिट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, और ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशो, के दोनों का ही आप जो है एक ग्लाइड पाथ दे दो कि कैसे जो है नीचे लेके जाओगे एज रिलेटिव टू नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अगले 5 साल के लिए। अब ये देखो थोड़ा मुश्किल है 5 साल के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें वॉलेटाइल होती हैं। फिर ये कहते हैं कि एफआरबीएम के टारगेट्स जो हैं 2018 के, वो क्या कहते थे कि 40% होना चाहिए डेट टू जीडीपी रेशो एंड 3% होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट जीडीपी रेशो। तो फिर ऑथर्स पूछते हैं कि भाई सरकार ने इसके ऊपर कुछ नहीं बताया कि कब तक जो है ये अचीव करने की आप बात करते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है। हालांकि अब जो है सरकार ऑलमोस्ट 4.5% के पास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, 4.6 के आसपास तक तो फिस्कल डेफिसिट को ले आए हैं, जो कि कोविड के टाइम पे 9.2% इतना ऊपर पहुंच गया था। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। फिर कहते हैं कि देखो अब ये पेस ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि इट इज ऑल्सो यूजफुल, एक बात को नोट करना कि एक बहुत ज्यादा हाई डेट टू जीडीपी रेशो जो है ना, वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स का भार डाल देता है एज कंपेयर टू योर रेवेन्यू रिसीट्स। देखो यहाँ दो बातें कही हैं। एक बात है कि यहाँ पे लिखा है डेट, मैं लिख के थोड़ा समझा देता हूँ, टू जीडीपी रेशो। डेट टू जीडीपी रेशो हाई होने का दोस्तों सीधा मतलब ये है कि आपकी इनकम के मुकाबले आपने कर्जा बहुत उठा लिया। अगर आपने अपनी इनकम के मुकाबले कर्जा बहुत उठा लिया तो आप ये समझिए कि फ्यूचर में भी जो आपकी इनकम आ रही है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो कहाँ जाएगा, पिछले कर्जे के ब्याज को चुकाने में, पिछले कर्जे के इंटरेस्ट को पे करने में। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपकी तनख्वाह है मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, आपने कर्जा उठाया 20,000, तो 1 लाख तनख्वाह से 20,000 कर्जा चुकाना या उसका ब्याज चुकाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो 1 लाख तनख्वाह है, आपने कर्जा ही उठा लिया लेट्स सपोज 75,000 रुपए, तो अब 75,000 रुपए के ऊपर जो एक तो ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, वो पे करना भी अपने आप में एक सिरदर्दी होगा। और अगली जो आपकी अगली बार ये 1 लाख रुपए तनख्वाह आएगी उसका एक हिस्सा इस इंटरेस्ट को पे करने में जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिख रखी है कि ये आ गया इंटरेस्ट पेमेंट, ये इंटरेस्ट पेमेंट, एंड नीचे आ गया रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में आप लोगों को बता चुका हूँ कौन से वाली है, टैक्स का पैसा आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स,
पीएसयू की कोई इनकम आ रही है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं सरकार को, वो वाला। तो मतलब ये आपकी बेसिकली ये दिखा रहा है, रेवेन्यू रिसीट्स दिखा रहा है कि ये आपकी आमदनी है, ये आपकी इनकम है, और इसका अब एक मोटा हिस्सा जो है वो ब्याज चुकाने में जा रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो एक सरकार की जो वित्तीय स्वास्थ्य है, उसका जो फिजिकल हेल्थ है, उसको बहुत खराब करती है। ठीक है, तो फिर ये कहते हैं कि जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार के कर्जे का, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, वो है तकरीबन 7.12% पे 26-27 का जो साल है, और ये बढ़ता चला गया है पिछले 3 साल के अंदर। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि इनफैक्ट अगर हम 2026-27 के बजट एस्टिमेट्स जो भी पेश किए उसकी बात करें, तो इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट रेशो, यही वाला, ठीक है, ये रेशो जो है इज क्लोज टू 40%। देयर बाय, देखो सीधी सीधी बात है, आपकी इनकम का अगर मोटा हिस्सा अगर जाएगा पिछले कर्जे के ब्याज को चुकाने में, तो आपके पास बाकी जगह एल्सवेयर जो बच रहा है पैसा खर्च करने के लिए, वो बढ़ेगा या कम होगा? वो कम हो जाएगा, कि और जगहों पे खर्च करने के लिए यू हैव नाउ लेस मनी अवेलेबल। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, इट स्क्वीजेस द स्पेस फॉर रिक्वायर्ड प्राइमरी एक्सपेंडिचर। प्राइमरी एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? प्राइमरी एक्सपेंडिचर का मतलब कि ब्याज को छोड़ के उसके अलावा सरकार जहां पे जो पैसा खर्च करती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में इसकी डेफिनेशन, ये प्राइमरी एक्सपेंडिचर की बात की थी ना, ये आपके आ गया वापस एक्स्ट्रा शॉर्ट्स कि प्राइमरी एक्सपेंडिचर क्या है सरकार का, कि ये है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट। तो ये वाला कंपोनेंट जो है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट, ये जितना बढ़ता जाएगा, आप सीधी सीधी बात समझो, उतना सरकार जो है बाकी खर्चा जो है अपना क्या करेगी, घटाने पे मजबूर हो जाएगी। तो इसलिए ना इसको ऐसे भी बोलते हैं कि प्राइमरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्लीन वे इकोनॉमिक्स के लिए कहने का और सेपरेट करने का टुडेज पॉलिसी स्पेंडिंग फ्रॉम यस्टरडेज डेट बर्डन, कि कल जो परसों कर्जा उठाया था उसका। आपको जान के हैरानी होगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो कर्जे उठाए गए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो कर्जे उठाए थे, उसके ब्याज जो है सरकार अभी पिछले साल तक पे कर रही थी। इस साल तक भी कुछ कर्जों जो है वो अभी तक निपटे नहीं है, उनके ऊपर ब्याज दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स मतलब इट इज एवरीथिंग द गवर्नमेंट स्पेंड्स एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन अर्लियर। तो अगर प्राइमरी एक्सपेंडिचर कम होता है तो इसका मतलब ये समझ लो कि मोटा पैसा जो है वो ब्याज चुकाने में जा रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। फिर ऑथर्स कहते हैं कि इट मस्ट बी स्ट्रेस्ड दैट द लिमिट फॉर फिस्कल डेफिसिट एट 3% ऑफ जीडीपी जो है उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे जो है एक रैशनल आर्ग्यूमेंट है, एक लॉजिक है। क्या है लॉजिक? ये कहते हैं कि अगर सेंटर और स्टेट जो है वही 8 से 9% जो है जीडीपी का इतना अगर पैसा उठा लेंगे, तो मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता है वो कम हो जाता है, कि रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्राइवेट सेक्टर दे कम डाउन स्ट्रांगली। देखो एक बात समझो कि ऐसे मान के चलो, लेट्स सपोज दिस इज योर कंप्लीट इकोनॉमी, और इस कंप्लीट इकोनॉमी के अंदर लेट्स सपोज देर आर ₹100। ठीक है, जैसे एक सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये आज के ना इसमें एडोल में कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, तो जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हम थोड़ा स्लो करके समझा रहा हूँ। देखो मान के चलो 100 रुपया बाजार में पूरा अर्थव्यवस्था 100 रुपए इतनी है साइज है, इसमें से अगर मान लो गवर्नमेंट ने, सरकार ने, मान लो लेट्स सपोज एक सिनेरियो में, ठीक है, ये सिनेरियो 1, ये सिनेरियो 2, ऐसे करते हैं, सरकार ने मान लो यहां से उठाए लेट्स सपोज 30 रुपए। ठीक है, तो भाई प्राइवेट सेक्टर के लिए बच गया 70 रुपया, कि अब ये 70 रुपया बचा है, इसमें से प्राइवेट सेक्टर जो है वो पैसा उठा सकता है। अगर पैसा ज्यादा बचा हुआ है, यहाँ जैसे 70 रुपए बचा हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा उठाना अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जो है वो अवेलेबल है, और क्योंकि अच्छा खासा पैसा अवेलेबल है तो इस पे ब्याज दर भी कम होगा, इस पे इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो भी कम होगी। लेकिन मान लो अगर सरकार ने जो है यहाँ से लेट्स सपोज 80 रुपए उठा लिए, सेकंड सिनेरियो, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो यहाँ तो बचे ही 20 रुपए, बाजार में 20 रुपए बचे हैं, तो अब एक तो पैसा कम बचा है जो अवेलेबल है, तो उसके ऊपर नेचुरल सी बात है जो इंटरेस्ट रेट होगा दैट विल ऑल्सो बी मोर, वो भी इट विल बी हाइयर।
तो प्राइवेट सेक्टर फिर यहाँ पे देखेगा कि उसके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो संसाधन उसके लिए मुहैया हो रहे हैं, वो बहुत नीचे आ चुके हैं। और इस सिचुएशन में ये एक्सपेक्ट करना कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ऊपर उठेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कि ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इट विल रिमेन सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है कि वो दबी हुई ही रहेगी, वो उठेगी नहीं। और अगर वो नहीं उठेगी तो आप ये समझ के चलिए कि जीडीपी में वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, वो उतना एक्सपेंशन नहीं करेंगे, और जीडीपी ग्रोथ में उतना कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑथर्स ये यहाँ पे बात कहते हैं। चलिए फर्दर, फिर लॉजिक मैंने समझा दिया, कंक्लूड कैसे करते हैं। अब कहते हैं भाई गुड फ्रेमवर्क ठीक है, मतलब सारी बात कर दी, उसके बाद आगे कि हाँ नहीं चलो ओवरऑल तो बड़ी बढ़िया है कि टेकन टुगेदर बजट जो है एक गुड रोड मैप प्रेजेंट कर रहा है टू अचीव द स्टेटस ऑफ विकसित भारत बाय 2047, एंड इट हैज हाईलाइटेड द क्रिटिकल एरियाज जहां पे सरकार एंड द कंट्री मस्ट फोकस, कि जहां सरकार को भारत सरकार को फोकस करना चाहिए। फिर कहते हैं सस्टेन्ड ग्रोथ नीड्स मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टेबिलिटी, जहां से शुरुआत की थी, एंड पाथ टू फिस्कल कंसोलिडेशन रिक्वायर्स अ रीलुक। ठीक है जी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, प्लीज इसके नोट्स बना लेना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए हैं दोस्तों। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। हाँ जी, दूसरा एडिटोरियल वापस जो है थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा सा इस वीडियो में आपको पेशेंस के साथ, थोड़ा सब्र के साथ मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। दूसरा एडिटोरियल है वापस आज ये यूएस ट्रेड डील गेन्स फ्रॉम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। कल के एडिटोरियल के बाद आज ये दोबारा लगातार जो है यूएस ट्रेड डील के ऊपर एडिटोरियल हमें देखने को मिल रहा है। चलो पहले ऑथर की बात करते हैं, तो हैं गोयनका साहब, हैं अनंत गोयनका, और ये ग्रेट ग्रैंड सन है आई थिंक रामनाथ गोयनका के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के जिन्होंने शुरू किया था, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप से जुड़े हुए थे उनका ही था। ठीक है, तो आज की डेट में ये जो है ये प्रेसिडेंट है एक तो फिक्की के, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड आरपीजी ग्रुप के जो है ये वाइस चेयरमैन है। ठीक है, 2025-26 टर्म के लिए सर्विंग एज अ फिक्की प्रेसिडेंट। चलिए देखते हैं फर्दर क्या कैसे शुरुआत करते हैं। ऑथर कहते हैं देखो जी, इंडस्ट्री मस्ट यूज द अपॉर्चुनिटीज जो भारत यूएस ट्रेड डील प्रेजेंट कर रही है उस वक्त, कि पहले 50% टैरिफ लगा के ट्रंप ने एक डेंट जो है पहुंचाया था, ना सिर्फ भारत अमेरिका के रिलेशंस को, बल्कि हमारे इन जो ये इंडस्ट्रीज हैं जो यूएस पे डिपेंडेंट थी या यूएस में अपना माल बेचती थी। तो ये कहते हैं कि भारत की जो ट्रेड की प्लेबुक है वो बढ़िया काम कर रही है, स्ट्रांगली एंड स्टेडीली एंड एट स्केल। ठीक है, मतलब स्ट्रांगली काम कर रही है, स्टेडीली लगातार काम कर रही है, एंड एट स्केल का मतलब है कि बड़े पैमाने पे काम कर रही है। फिर यहाँ पे एक अच्छा ये वोकैबुलरी ऐड करते हैं, कहते हैं कि इट्स द न्यू ट्रेड आर्किटेक्चर। ये जो न्यू ट्रेड आर्किटेक्चर है ये एक नए बने हुए एक्सप्रेस वे की तरह दिखता है मुझे, जहां पे इट इज एंकर्ड इन स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट्स जो एम्पावर करेंगे भारत को फास्टर मोर प्रोडक्टेबल मूवमेंट फॉर ट्रेड। कि जिस तरह से कहते हैं ना कि तेज गति से गाड़ी जाएगी आपकी हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस वे के ऊपर बढ़िया बना हुआ है, और प्रिडिक्टेबल तरीके से जाएगी। ठीक है, फिर कहते हैं कि आफ्टर कंक्लूडिंग मेजर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किस किस के साथ, ईयू के साथ, यूके के साथ और पार्टनर्स के साथ, भारत ने अब एक कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेड डील सिक्योर की है अमेरिका के साथ। ठीक है, हालांकि अभी हमारे जो वाणिज्य मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने आके बोला इस बारे में कि अभी फाइनल होके जो डिटेल्स आएंगी बताएंगे, फाइनल साइन होना है अभी। बट ये कह रहे हैं कि चलो कॉन्सिक्वेंशियल जो है फॉलोइंग दिस पिछले वाले ट्रेड डील्स, ये यूएस के साथ हमने इस तरफ बढ़ गए हैं। फिर ये कहते हैं कि यहाँ तक का जो रास्ता था वो जो है आसान नहीं था, इट वॉज अ ट्रिकी रोड, नाइदर शॉर्ट नॉर सिंपल, के ना तो वो छोटी थी ना ही वो सरल थी। कैसे, शेप्ड थ्रू अ डिमांडिंग एंड इंट्रिकेट प्रोसेस। ऑथर कहते हैं कि देखो ये एक गवाही देता है, इट स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट, किस चीज को, टू द स्ट्रेंथ स्टेडीनेस एंड फोरसाइट ऑफ जो भारतीय नेगोशिएटर्स हैं। ठीक है, ये देखो ये ना एक बात सुनो मेरी, कि ये आपको लगेगा कि थोड़ा ना अच्छी अच्छी ज्यादा बातें कर रहा है ये वाला एडिटोरियल सरकार के बारे में, लेकिन आपको यहाँ से ना कुछ ना रॉ मटेरियल मिल जाएगा, फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाएंगे, जहां पे आपको कुछ ऐसी बातें करनी हो जो, या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने हो जो पॉजिटिव साइड हो। ठीक है, या जो फेवरेबल साइड आपको प्रेजेंट करने हो। तो ये
जो वर्ड्स हैं या जो टर्मिनोलॉजी है, जो कीवर्ड्स हैं, इनको नोट डाउन कर लो। ये कीवर्ड्स, ये जार्गन्स जो है ना, कई बार ये मेंस में बहुत काम आते हैं, मेंस में, एसए में ये कई बार काम आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या स्ट्रेंथ, स्टेडीनेस एंड फोरसाइट ऑफ इंडियन नेगोशिएटर्स। फिर ये कहते हैं एक तकरीबन साल के सस्टेन्ड डायलॉग के बाद, टेक्निकल नेगोशिएशन के बाद और चुपचाप की गई जो है बैकडोर डिप्लोमेसी के, मतलब मीडिया के और एक कैमरे के लेंस के पीछे, है ना, वहां पे भारत ने और अमेरिका ने अग्री किया कि टैरिफ को कम करके 50 से 18% पे ले आए। एंड जो ये टैरिफ की रिडक्शन की गई है अमेरिका के द्वारा, तो ये जो है एक हमारे कंपेटिटिव लेवल को और एक्सपोर्ट्स को अच्छा खासा बूस्ट प्रदान करती है, हमारे मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करती है अमेरिका में, पॉलिसी सर्टेनिटी लेके आती है और नए जो है अवेन्यूज, नए रास्ते, नए नए जो कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज खोलती है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के साथ, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए अमेरिका के साथ। चलिए फिर ऑथर चले आते हैं आगे, कहते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट आउटकम इन इंडियाज एक्सपैंडिंग नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनरशिप्स। देखो क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्सपैंडिंग नेटवर्क, जो भारत अलग 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 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पास्ट में साइन करके आया है। जैसे वो फिर एग्जांपल भी देते हैं इसके लिए कि देखो हमने कहाँ कहाँ जाके किन किन कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड डील करी हैं। जैसे EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूके के साथ, EU के साथ, ठीक है, जिसके चलते हमें पूरे के पूरे यूरोप में एक एक्सेस मिला है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला है। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, जिसके चलते जो है भारत एक की पार्टनर बन के उभर रहा है पैसिफिक के अंदर। फिर वो जाते हैं ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, अभी आपने देखा भी होगा मोहम्मद बिन जायद MBZ, UAE के प्रेसिडेंट, वो एक बड़ी क्विक ट्रिप पे भी आए थे भारत, है ना, कि ओमान और UAE के साथ जो है इस FTA के चलते, इस ट्रेड डील के चलते ओमान और UAE की वेस्ट एशिया में और एक्सेस मिला है हमें। एंड अब अमेरिका के साथ, तो क्या दिखाता है कि भारत का स्ट्रॉन्ग होल्ड इन अमेरिका। तो ये एक क्लियर रिफ्लेक्शन है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि ये एक ना क्लियर रिफ्लेक्शन है कि किस चीज का, कि भारत का जो डीप इंटीग्रेशन हो गया है दुनिया के साथ। हालांकि हमने वो एज अ कंप्लीट सिंगल ब्लॉक नहीं, हमने अलग 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 अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन सब के साथ बायलैटरली जो है डील्स नेगोशिएट करके कंक्लूड करी है। ठीक है, चलो फिर कहते हैं, अब आते हैं इस देखो ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ पार्टनरशिप में भारत और यूएस की ट्रेड डील में यूएस के बारे में कुछ फैक्ट्स देते हैं। कहते हैं कि यूएस जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्ट मार्केट है दुनिया का एंड इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जहां पे हम कहते हैं ऑलमोस्ट 1/5 जो है हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ जाता है, वो जाता है अमेरिका। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स टू यूएसए जो है क्या है, अलग अलग रेंज ऑफ सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। जैसे एपरल है बहुत इंपॉर्टेंटली, जेम्स एंड ज्वेलरी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर है, लेदर है, सेवरल अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। तो ये सब कुछ सपोर्ट करता है क्या, एम्प्लॉयमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के, एम्प्लॉयमेंट भी और मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन्स को भारत में ये सपोर्ट करता है। इसलिए हमारे लिए ये जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए क्रूशल है ना। चलो फर्दर क्या कहते हैं ऑथर, कि देखो अब ये जो 50% टैरिफ पास्ट में लगा रखे थे, इससे बहुत सारे भारत के जो निर्यात करने वाले थे, निर्यातक थे, एक्सपोर्टर्स थे, वो एक बहुत डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे इस क्रिटिकल मार्केट को लेके, जो कि अमेरिका है। ठीक है, तो जो ये रिवाइज हुए टैरिफ, ये क्या करते हैं, ये ना केवल एक रिलीफ एक जो है प्रदान करते हैं, बट ये साथ साथ भारत की रिलेटिव पोजीशन जो है उसको भी इंप्रूव करते हैं विद इट्स कंपीटिंग सप्लायर्स, कि जो और माल सप्लाई करते हैं अपना अमेरिका को। और ये साथ साथ प्रोवाइड करते हैं एक कंस्ट्रक्टिव बेसिस फॉर एडवांसिंग डिस्कशंस ऑन दी ऑनगोइंग इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। कि देखो एक होता है कि डिस्कशन करने के लिए सौहार्दपूर्ण जो है माहौल हो, आप जो है एक फ्री ट्रेड जो है साइन करने से पहले फाइनल उसके ऊपर जो डिस्कशंस हैं उसके अंदर बैठे हुए हो, और जो माहौल है वो पॉजिटिव है या वो माहौल जो है वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे है। तो ये कह रहे हैं ऑथर यहाँ पे कि देखो जो ये 50 से घटा के 18 पे टैरिफ ले आए ना, इससे एक ओवरऑल पॉजिटिव माहौल जो है वो क्रिएट हुआ है, ये यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने से पहले। फिर इस जो ये अभी ट्रेड फ्रिक्शन जो है ईज आउट हुई है, ये क्या करता है, क्रिएट करता है और स्पेस हमारे इस एग्रीमेंट के लिए टू एड्रेस ब्रॉडर इश्यूज, कि ये एक सिर्फ एक
टैरिफ का इशू नहीं है, टैरिफ के अलावा और इश्यूज हैं जैसे रेगुलेटरी कोऑपरेशन, मार्केट एक्सेस, सप्लाई चेन अंडर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कैसा रहेगा। ये सारे इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक पॉजिटिव अगर माहौल है तो हम इनको भी अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, जो ये फ्रिक्शंस कम हुए यहाँ पे। चलो फिर क्या कहते हैं ऑथर फर्दर कि देखो साफ साफ जो फायदे पहुंचते हैं, क्लियरेस्ट गेन्स जो हैं कहाँ पे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, जहां पे अच्छी खासी हम लेबर एम्प्लॉय करते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर्स के अंदर, पर्टिकुलरली कहते हैं एपरल, मतलब ये जो कपड़े वाला एपरल, ये वाला जो सेक्टर है। और इसमें फिर फर्दर क्या कहते हैं कि यूएस जो है दुनिया का लार्जेस्ट एपरल इंपोर्ट मार्केट है, जो खरीदता है दुनिया से सामान, एंड विद इंडियन एक्सपोर्टर्स नाउ फेसिंग 18% टैरिफ, जो कि कम है बहुत सारे हमारे की कंपेटिटर्स के साथ, चाहे वियतनाम हो चाहे जैसे बांग्लादेश हो। चलो वियतनाम तो फिर भी गेम में है, ये बांग्लादेश ने तो जो है अपने आप को खुद ही स्वाहा कर लिया है ना। वहां वो देखा ना, वो जो एक प्रेसिडेंट बिठा रखा है कठपुतली, अभी फरवरी में देखते हैं, इसी मंथ इलेक्शन है, होते हैं नहीं होते हैं। यूनुस ने तो टेक्सटाइल पूरे ताले लगवा दिए है ना इनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, इट इज कम्प्लीटली लॉक्ड। तो ये तो चलो खैर है भी नहीं कंपटीशन में इतने, बट चलो फिर भी अगर कागज पे देखा जाए तो हाँ, जो नंबर है सॉरी जो टैरिफ का जो लगा रखा है वो हमारा इनसे कम है। देन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर रीगेन द प्राइस कंपेटिटिवनेस इन सेवरल हाई वॉल्यूम कैटेगरीज के, वहां भारतीय जो निर्यातक हैं उनको वापस अपनी कंपेटिटिवनेस मिल गई। तो सिमिलर डायनामिक्स अप्लाई टू, एक तो ये एपरल की बात हो गई, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे पहले। अब बात कर रहे हैं किसकी, जेम्स एंड ज्वेलरी की, जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां पे मार्जिन ये कहते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू टैरिफ चेंजेस, एंड अमेरिका जो है वो एक क्रिटिकल डेस्टिनेशन है ये एक्सपोर्ट करने के लिए भी। फिर ये बोलता है सिमिलरली मरीन प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, फुटवेयर है और लेदर है, जहां पे थोड़ा सा भी टैरिफ में मॉडरेशन जो है वो मटीरियली इंप्रूव करता है लैंडेड कॉस्ट को। ठीक है, कि इसमें हमारी कॉस्ट वहां पे एक्सपोर्ट करने की जो है वो कंपेटिटिव होती हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे जब लैंड करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम होती है, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचता है। ठीक है, चलो फर्दर क्या कहते हैं ऑथर कि ऑन द होल द रिडक्शन इन यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, एक तो इमीडिएटली एनहांस करते हैं भारत की कंपेटिटिव पोजीशन को रिलेटिव टू सेवरल मेजर एक्सपोर्टिंग नेशंस, जैसे कि, और ये मेजर एक्सपोर्टिंग नेशन जो हैं इनके ऊपर हाईयर ड्यूटीज अभी भी लगा रखी है अमेरिका ने, जैसे चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, एक ये निकम्मा, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, और आसियान कंट्रीज। आसियान क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, और ये साथ में पाकिस्तान। चलो फिर ये क्या कहते हैं कि ये कंपेटिटिव पोजीशनिंग जो है इट बिल्ड्स इंडियाज एक्सपोर्ट्स सेक्टर्स एंड सपोर्ट्स कंट्रीज लॉन्ग टर्म गोल ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के, इस हमारी जो ये हमारी जर्नी है, इस जर्नी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इंच बाय इंच आगे बढ़ रहे हैं, बट स्टिल इट इज अ क्रूशियल पार्ट। ऑल राइट, देन ऑथर गोज टू, कहते हैं कि भाई बियॉन्ड इमीडिएट इकोनॉमिक रिलीफ के, एक तो हो गई इतनी बात, इसके बियॉन्ड क्या मिल रहा है, तो कहते हैं डील ओपन करती है पाथवेज फॉर एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बूस्ट करती है भारत का ओवरऑल आर्थिक जो रिश्ता है अमेरिका के साथ, एंड फ्यूचर में और इनकरेज कर रही है जॉइंट वेंचर्स को, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को, निवेश को इन हाई वैल्यू सेक्टर्स, फॉस्टरिंग इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। मतलब ये सारा कह लो कि यहाँ पे अभी माहौल जो है वो कैसा दिख रहा है, कैसा बना रहे हैं दोनों तरफ से लोग, इंडिया और यूएस की तरफ से पॉजिटिव साइड पे। चलो फिर फर्दर क्या कहते हैं, व्हाट फॉर बोथ द साइड, दोनों पक्षों के लिए क्या है। तो पहले कहते हैं भारत के लिए कि एक तो इससे ये दिखता है कि हमने कंसोलिडेट की है अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप, कि वी हैव साइंड 8 to 9 ट्रेड डील्स इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, एंड अब इसी चलते जो है अमेरिका को भी दिखा, देखो मैं तो इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव बीन सेइंग दिस इन प्रीवियस एडिटोरियल डिस्कशंस आल्सो, कि अमेरिका को ये चिंता खाने लग गई थी कि जो है हम जो है बेवकूफों की तरह साइड में बैठे हुए देख रहे हैं, भारत और बाकी कंट्री जो है वो दे दनादन ताबड़तोड़ जो है डील्स साइन करे जा रहे हैं और अपने मार्केट्स को एक दूसरे के लिए एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अमेरिका को जो है नुकसान ही होने वाला है इसमें, तो लेट्स कट डाउन ऑल द whatever differences were there, उसको वापस से जो है थोड़ा रीनेगोशिएट करके उसको ट्रम्प को भी लगा कि मेरा ही नुकसान होगा इसमें, राइट। तो
एक तो हमने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप जो है उसको कंसोलिडेट किया है एंड मजबूत किया है भारत की कैपेसिटी टू एंगेज इन हाई वैल्यू इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। ठीक है, देखो भैया, ये जो डोनाल्ड ट्रंप बंदा है ना, इसकी राष्ट्रपति का जो इसका टेन्योर है, इस समय में यूएस के साथ डील करना अपने आप में एक चैलेंज है, जिसको जो है अभी की लीडरशिप या अभी की डिप्लोमेट्स जो हैं, आई थिंक देर हैंडलिंग इट वेरी फाइन। चलिए देन फिर कहते हैं ये तो भारत के लिए, सॉरी दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी बहुत कुछ है इसमें गेन करने के लिए। जैसे एक तो एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरिंग विद अ मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी लाइक इंडिया टू ड्राइव इनोवेशन, एक्सपैंड मार्केट एंड रीइंफोर्स सप्लाई चेन, जहां आप बाकी कई जगह पंगा फंसा के बैठे हो। फिर प्रोग्रेस ऑन टैरिफ जो है, इट सपोर्ट्स डीपर एंगेजमेंट अक्रॉस रेगुलेटरी कोऑपरेशन, जो बात हम स्टार्टिंग में भी कर रहे थे। डिजिटल ट्रेड, ये देखो ना, इनको टैक्स हॉलिडे अनाउंस किया मैडम सीतारमन ने टिल 2047। भैया बहुत बड़ी बात होती है 22 साल के लिए किसी को ये बोल देना। देन क्लीन एनर्जी एंड इनोवेशन लेड सेक्टर। तो ये कहते हैं कि ऑथर कहते हैं कि डील देखो इसीलिए क्या है, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल साइकिल क्रिएट करता है ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का, दोनों के लिए, भारत के लिए भी एंड अमेरिका के लिए भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भी। ठीक है, लेइंग द फाउंडेशन फॉर कोलैबोरेशन, जो एक्सटेंड करती है कॉमर्स से भी आगे, बियॉन्ड कॉमर्स। चलिए देन फर्दर कहते हैं, देखो अब ये तो चलो आर्थिक रूप से एक अभी हम बात कर रहे थे, अगर एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखने का मतलब ये कहते हैं कि देखो सिर्फ पैसे या सिर्फ जो है निवेश या सिर्फ ट्रेड के लिहाज से ना देखो, इस लिहाज से भी देखो कि कॉम्प्लीमेंट करती है ये चीज कोऑपरेशन इन अदर वाइडर फोरम्स। जैसे कि ऑथर एग्जांपल देते हैं क्वाड का, द क्वाड्रिलैटरल, कौन कौन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, है ना, जहां पे सप्लाई चेन रेजिलियंस, ट्रस्टेड पार्टनरशिप जो हैं वो सेंट्रल प्रायोरिटीज हैं। ये थोड़ा बहुत ये टैरिफ को लेके जो है डोंट एक्ट फुलिश, ठीक है, सॉरी। Then a stable trade relationship reinforces these objectives. Right, of course, you know that there is a China factor. There are issues between between US and China, and of course there have been issues between India and China, but still। चलिए फिर फर्दर ऑथर जो है वो कंक्लूड करने की तरफ बढ़ते हैं, कहते हैं फ्रॉम टैरिफ्स टू ट्रस्ट, के टैरिफ्स से भरोसे की तरफ, और एक मेजर स्ट्रैटेजिक रीसेट भारत और अमेरिका के टाइज के बीच में। तो यहाँ पे देखो ये क्या कहते हैं ऑथर के, ट्रेड डील जो है ये कहीं ज्यादा है एक टेम्परेरी टैरिफ एडजस्टमेंट से। ठीक है, ये ट्रस्ट जो है, भरोसा जो है, उसको रिस्टोर करती है, अनलॉक करती है आर्थिक अपॉर्चुनिटीज को, इट शोज अप अ कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। ठीक है, अगेन कीवर्ड विच आर इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। फिर कहते हैं कि जो ये पार्टनरशिप है ये पॉइज्ड है टू एक्सपैंड, मतलब ये आगे बढ़ेगी, एक्सपैंड करेगी। कैसे एरियाज में, टेक, डिफेंस, एनर्जी, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, जो बात कर भी रहे थे पहले भी। एंड ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे थॉटफुल नेगोशिएशन, सोची समझी नेगोशिएशन, शेयर्ड प्रायोरिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को, ऐसी चुनौतियों को भी जो है लास्टिंग अपॉर्चुनिटीज में परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, देन फर्दर इट रिवील्स हाउ टू डेमोक्रेसीज, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और अमेरिका जो अपने आपको कहता है दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, व्हेन विलिंग टू एंगेज थॉटफुली, ये सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं जो दोनों के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करे और जो वैश्विक स्थिरता है, ग्लोबल स्टेबिलिटी है, उसको भी बढ़ावा दे। ठीक है, तो इसी चलते ऑथर क्या कहते हैं कि जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील है इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक माइलस्टोन, पर ये एक रिन्यूड, एक बैलेंस, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिखाता है, सेट करता है स्टेज फॉर डीपर कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी इन द कमिंग डेकेड्स। ठीक है, एंड लास्टली कि ये इंडिया यूएस ट्रेड improves access to most important export destination and strengthens competitiveness across different key sectors, supports, क्या कहते हैं, नेक्स्ट फेज जो है बायलैटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट का, किसका, इंडिया और अमेरिका का। तो फिर कहते हैं कि देखो जहां पे पॉलिसी मोमेंटम जो है वो दैट इज इन प्लेस, फोकस नाउ शिफ्ट्स टू
industry to leverage these opportunities through investment, scale and enhanced competitiveness। कि चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, दोनों के इंडस्ट्रीज को यहाँ पे नाउ दे नीड टू लेवरेज जो भी यहाँ पे ट्रेड डील में फायदे दोनों कंट्रीज नेगोशिएट करके दोनों एक दूसरे को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने ये सारे कीवर्ड जो हैं, जो ये नई नई चीजें हमने डिस्कस की हैं, इसको नोट कर लिया है। एंड डेफिनेटली एक बार जो है ये फाइनल डील इंडिया और यूएसए का जो अनाउंस होगा, वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट ऑल्सो। ठीक है, चलिए, सो थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा हो गया, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द एफर्ट विच हैज बीन पुट इन। तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू रुद्रनॉमिक्स एंड वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिए जाते जाते, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।